हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की हिंदी। हिंदी व्याकरण में प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द। अब देखिए, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है अलंकार। अब देखिए, अलंकार का मतलब क्या है। जिस प्रकार से हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए, अलंकार क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ से जान लेते हैं। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, अलम धन कार। ठीक है, अलम धन कार। तो देखिए, यहाँ पर अलम धनकार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पारस है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। यानी कि हमें जो है सौंदर्यता की तरफ हम क्या होते हैं, सुंदर वस्तुओं की तरफ, सुंदर प्राणियों की तरफ हम आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, कितना सुंदर जो है मनमोहक दृश्य आपके मन में जो है, आप जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही आभूषणों से देखिए, आभूषणों से मनुष्य जो है सुंदर लगता है और हम भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए मानव जो है क्या करता है, समाज में जो है क्या है, बहुत ही सौंदर्य पारस है। उसकी जो है प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रवृत्ति के कारण यानी कि सुंदरता की तरफ जो है उसका आकर्षण जो है, इसी प्रवृत्ति के कारण अलंकारों को जन्म दिया गया। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो जैसे स्त्रियां भी क्या करती हैं, आभूषणों का प्रयोग करती हैं, जैसे नाक का हो गया, कानों के हो गए, है ना, तो अलग अलग गले के जो आभूषण हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार काव्य को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, अब काव्य की शोभा कैसे बढ़ेगी, वहां पर आप आभूषण तो नहीं पहनाएंगे ना उसमें, तो उसमें आप कुछ शब्दों से, शब्द से उस काव्य की जो है शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखिए कि अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम धनकार। और यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। और मानव समाज जो है क्या है, बहुत ही सौंदर्य पारस है, उसको सौंदर्य की तरफ जो है वो आकर्षित होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर अलंकार ने जन्म दिया है। जिस तरह से कोई नारी बहुत सारे सुंदरों का, आभूषणों का प्रयोग करके सुंदर बनती है, सुंदर दिखाई देती है, ऐसे ही जब हम किसी काव्य में जो है अलंकार कुछ नए शब्दों को जोड़ देते हैं, वो जो नए शब्द हमने जोड़े और उससे उस काव्य की शोभा बढ़ी, उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। उदाहरण के लिए, भूषण बिना न सोई सोहई, कविता वनिता मित। ठीक है, इसका आप परिभाषा भी लिखें और साथ में इसका उदाहरण। ठीक है, तो अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, आलम धनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और माँ। ठीक है, हम काव्य में क्या करते हैं, काव्य में हम कुछ नए शब्दों को जोड़ते हैं और उन नए शब्दों को जोड़ने के बाद उस काव्य की जो शोभा बढ़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखिए, अब अलंकार के भेद, अलंकार के भेद लिखेंगे। अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीन भेद यहाँ पर अलंकार के बताए गए हैं। बेसिकली आप शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको नॉलेज के लिए आप, क्योंकि आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पर उभयालंकार भी आपको पढ़ने को मिलेगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, अलंकार हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे शब्द हम किसी काव्य में जोड़ते हैं जिससे उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। शब्दालंकार यानी कि शब्दों के द्वारा जिन काव्य की हम शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि दो तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलंकार, उस काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
पहला है शब्दालंकार, जिसमें आप शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, अलंकार की शोभा बढ़ा देते हैं और अर्थ के आधार पर, चलिए इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लिखेंगे अलंकार के भेद, पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है यहाँ पर आपका उभयालंकार। तो देखें, पहला लिखें शब्दालंकार और यहीं से आपको पता चलेगा शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला शब्द और अलंकार। पहला है शब्द और दूसरा है आपका अलंकार। तो शब्द के दो रूप होते हैं, जैसे आपका ध्वनि और अर्थ। शब्द के भी दो रूप हैं, एक तो ध्वनि होती है और दूसरा अर्थ होता है। ध्वनि यानी कि ध्वनि आगे जाके आपका वर्ण बन जाता है, ठीक है, और अर्थ भी उसका निकलता है। तो शब्द के भी यहाँ पर दो रूप होते हैं, कौन कौन से, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, यानी कि उसका निर्माण होता है। यानी कि जब आप ध्वनि यानी कि जो वर्ण है, ठीक है, उस वर्ण के आधार पर जब जो है आप अलंकार को की जो है शब्दालंकार की सृष्टि होती है, उसकी जो है निर्माण होता है, ठीक है। और जब अलंकार किसी विशेष शब्द की जो है स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द जो है रख देने से उस शब्द का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व न रहकर उसे आप क्या कहेंगे, शब्दालंकार कहते हैं। चल लिखें इसे, शब्दालंकार, अलंकार के तीन भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द और अलंकार, और शब्द के भी दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। और ध्वनि के आधार पर जब शब्दालंकार की सृष्टि होती है तो तब जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और जो है पर्यायवाची शब्द के रख देने से उसका अस्तित्व न रहे, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। आगे देखें, इसे उदाहरण से देखेंगे, ठीक है। इतना लिखें कि ये तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के भी यहाँ पर आपने शब्द और अलंकार से मिलकर बना है। शब्द के भी यहाँ पर दो रूप हैं, जैसे ध्वनि हो गया और अर्थ, ठीक है। शब्द ध्वनि और अर्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है। शब्द से एक तो ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि का भी कुछ अर्थ होता है, तो इसकी के आधार पर इसके दो रूप हैं। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है और उसी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार का निर्माण, ठीक है। और देखें इसे, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वे चमत्कार समाप्त हो जाए, वहां शब्दालंकार होता है। इसे लिख लेंगे। अब शब्दालंकार के अलग अलग भेद हैं, ठीक है। शब्दालंकार के भी अलग भेद हैं। कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आपके पास अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये तीन यहाँ पर आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ये कुछ अलग अलंकार हैं, ठीक है। बेसिकली हमें ये तीन अलंकार देखने हैं, बाकी इनके बारे में थोड़ा सा आप सुन लेंगे, बाकी लिखना आपको इनके बारे में नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन शब्दालंकार की ये सभी भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। यहाँ पर आधा श आएगा, ठीक है। तो श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए, यहाँ मैं इसको काट चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसके तीन भेद आपके सिलेबस में है, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। बाकी यहाँ पर कुछ और इसके होते हैं, शब्दालंकार के पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इनके बारे में लिखेंगे नहीं, लेकिन सुनना हमें है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लिखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में ही आप यहाँ पर लिखें,
ठीक है। तो शब्दालंकार के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 ही यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा आप इसको श्लेष अलंकार लिख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी सबके बारे में, ठीक है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। सबसे पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, ये तो आपके सिलेबस में है, तो इसको आप जरूर लिखें। पहला है आपका अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का अर्थ यहाँ पर है वर्ण। वर्ण की जहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति जानते हैं आप, बार बार जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आता है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कहा गया है? जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब तब जो चमत्कार होता है, चमत्कार यानी कि उसमें जो आपका अर्थ निकलता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो लिखें इसे। अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु धन प्रास, अनु धन प्रास, ठीक है। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो वर्ण की जब आप बार बार आवृत्ति करते हैं तो उसे आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चमत्कार यानी कि उसमें जो देखने को आपको मिलता है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर चमत्कार से मतलब कोई ऐसा चमत्कार जादू नहीं होने वाला है, यानी कि जो भी आपको दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कह रहे हैं। जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। तो देखें यहाँ पर उदाहरण भी देखें। विश्व बदर इव घृत, घृत उदर जो वत सो वत सो। तो देखें यहाँ पर कुछ शब्द की यहाँ पर क्या हो रही है, देखें र, र, र में कौन सी मात्रा है ये नहीं देखना है। र की आवृत्ति हुई है, र की आवृत्ति हुई है, साथ में मो की भी यहाँ आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ही शब्द बार बार आ रहे हैं, वर्ण शब्द नहीं है, यहाँ वर्ण की आवृत्ति। बहुत ध्यान से आपको देखना है। जब किसी वर्ण की क्या होती है, वर्ण देखना है आपको, कोई शब्द नहीं। शब्द अलग उसमें आएगा, इसमें आपको वर्ण की आवृत्ति देखनी है कि जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। यहाँ आप देखें, यहाँ पर र वर्ण 2 बार आया है, फिर यहाँ पर मो वर्ण 2 बार आया है। वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, तो इसे आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार, इसे आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार। लिखें इसे, चलिए इसे लिखें। अब अनुप्रास के भी भेद हैं। सीधे सीधे आप लिखेंगे कि जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार। इसे आप सीधे सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। अनुप्रास के भी यहाँ पर भेद हैं, अनुप्रास के भी अलग अलग भेद हैं। देखें अनुप्रास के भी भेद हैं। पहला भेद है छेकानुसार अनुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और तृतीयानुप्रास। बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 6 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। देखिए जब हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो इसमें कई बार हमें डाउट्स भी हो जाते हैं, इसलिए अब आप इसके भी भेद पढ़ें। यहाँ पर इसके भी 5 भेद हैं। पहला है छेकानुप्रास, लिखें इसे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास
तृतीयानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास क्या होता है? क्या कहा गया है? जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति क्या होती है? एक बार हो, छेकानुप्रास अलंकार होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार आपका होता है, जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जहां पर, चलिए जैसे देखें, रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। तो अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, जहां पर स्वरूप और क्रम से, जैसे देखिए, रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। तो देख रहे हैं, वर्ण की तो आवृत्ति हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, क्या हो? वहां छेकानुसार हो, हंसी हंसी उठे उठे। ठीक है, सांसे भरी आंसू भरी कहत दही दही दही। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा था? अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। देखिए, रीझी रीझी आपका दो बार आ गया, रहसी रहसी दो, यानी कि एक बार इसकी आवृत्ति हुई है, एक बार आया है, दूसरी बार आवृत्ति हुई है, रहसी रहसी आवृत्ति हुई है, हंसी हंसी आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? छेका अनुसार अलंकार कहलाता है। दूसरा देखिए, वृत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चामर सी चंदन सी चंद सी और चांदनी चमेली चारु चंद और सुघर, ये सभी जो हैं किसका? आपका वृत्यानुप्रास अलंकार की। अब देखिए यहाँ चौ की कितनी बार जो है आवृत्ति हो गई है। चामर में भी चौ है, चंदन में भी चौ है, ठीक है, और चंद में भी चौ है, चांदनी में चौ है, चमेली में चौ है, चारू में चौ है, चंद में चौ है। इसी प्रकार यहाँ पर कई बार जो है, देखें इसको काउंट करें आप, यदि गिने, 1 2 3 4 5 6 7, कई बार चौ की आवृत्ति हुई है। तो जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, तो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। जब आप इसको गोल इस प्रकार से जो है कई बार जो है उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर उसकी आवृत्ति हो रही है। तो जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा यहाँ पर आपने देखा लाटानुप्रास। तो जब शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही हो, वहीं पर अन्वय करने की भिन्नता आ जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरुपाद पदवी के पात्र समर्थन समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिसके अर्थ, जिनके अर्थ। तो यहाँ देखें, यहाँ वाक्य की ही आवृत्ति हुई है, लेकिन प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने की भिन्नता आ जाती है, वहां लाटानुप्रास का अलंकार होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर तो आप शायद समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर लिखा करके दे देती हूँ। आप इसको नोट करें, और साथ में क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके सिलेबस से ज्यादा है, तो वो हम नहीं करेंगे। अलंकार लिखें, परिभाषा लिखें आप अलंकार की, और देखिए
अलंकार की परिभाषा लिखेंगे सभी बच्चे, हेडिंग डालेंगे अलंकार। जो शब्द, बहुत ही सिंपल परिभाषा लिखेंगे, जो शब्द किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाए, किसी काव्य की शोभा या सुंदरता, शोभा बढ़ाए, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे आपके अलंकार कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए इतना लिखें, जो शब्द किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके अलंकार के 2 यहाँ पर भेद हैं। हालांकि वहां आपने 3 पढ़े हैं, लेकिन अभी आप 2 ही यहाँ पढ़ेंगे। अलंकार के 2 भेद हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना आपके सिलेबस में है, 2 इसके भेद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां पर भी, पहला भेद है आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा है आपका यहाँ पर अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो 2 यहाँ पर भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए, शब्दालंकार और अर्थालंकार के भी यहाँ पर भेद हैं, उनको भी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। चलिए, तो जो आपके शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार हैं, इसके भी यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 भेद हैं जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका है यहाँ यमक अलंकार, दूसरा आपका यमक अलंकार, और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। 3 ही आपके सिलेबस में है, उसको डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थालंकार के भी अलग अलग भेद हैं। अर्थालंकार के भी अपने भेद हैं। अर्थालंकार के भी 5 यहाँ पर भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 5 भेद हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, सब में अलंकार लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि शब्दालंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इसके बाद आपका श्लेष अलंकार। दूसरा आपका शब्दालंकार है, शब्दालंकार के भी यहाँ पर 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, और 5वां है मानवीकरण। अब जब आप काव्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अलंकार की भी जानकारी होनी चाहिए।
क्योंकि कई बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न जो आपका काव्य खंड है इसमें आपका कौन सा अलंकार है या किस पद में आपका मानवीकरण अलंकार है। तो यदि आपको अलंकार की नॉलेज नहीं है, अलंकार के बारे में नहीं पता, तो फिर वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अलंकार आपको आना चाहिए, क्योंकि काव्य खंड हम पढ़ते हैं, ठीक है। और काव्य खंड में आपको अलंकारों की परिभाषा, अलंकारों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बड़ी शॉर्ट में आप लिखेंगे अलंकार की परिभाषा, जो शब्द किसी काव्य की शोभा बढ़ाए वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी यहाँ पर आपके तीन भेद हैं। और पहला भेद है आपका, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अलंकार जो है ना, अलंकार के दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार, इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरा है आपका अर्थ, ठीक है। तो अलंकार के पहला भेद शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलिए इतना आपने नोट कर लिया। अब आप लिखेंगे इसके बाद शब्दालंकार। सॉरी, पहला है ना आपका शब्दालंकार, तो पहला आप लिखें, हेडिंग डालें शब्दालंकार। चलिए, शब्दालंकार तो लिखें यहाँ पर कि शब्दालंकार, शब्दालंकार भाषा के व्यक्तिगत व्यक्तिगत शब्दों का, भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर, व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की छंद, वाक्य की गति, किसका प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, बहुत ध्यान देना है। व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की छंद, उसकी गति और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, उसकी गति को बढ़ा देता है, और अभिव्यक्ति को, यानी कि उसके अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। जो शब्दालंकार है वो भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का क्या करता है, प्रयोग कर वाक्य की छंद, गति और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। किस किस को, छंद, गति और अभिव्यक्ति को वो क्या कर देता है, बढ़ाता है। ठीक है, लिखें इसे। और इस अलंकार में कौन से अलंकार, शब्दालंकार, इस अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन द्वारा इस वाक्य अलंकार में शब्दों के चयन और संगठन द्वारा जो वाक्य है वो क्या हो जाता है, वो प्रभावशाली बनता है। वाक्य प्रभावशाली बनता है, क्या बनता है, प्रभावशाली बनता है। तो ये आपने शॉर्ट में लिखना है, प्रभावशाली बनता है। ये है आपका क्या, शब्दालंकार। और अब आप लिखेंगे, अभी
परिभाषा लिखने के बाद, इसके बारे में लिखने के बाद जब हम उदाहरणों से समझेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो आप इसे नोट करें। तो उसके संगठन द्वारा वाक्य जो है प्रभावशाली बनता है। जैसे कि इसका पहला शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे आप क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में इसके भेदों को और साथ साथ उदाहरणों को भी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।